नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और मैं जुबैर मलिक। पंचायत में इस वक्त हो चुका है एक बड़ी डिबेट का, जिसमें हम बात करेंगे बेरोजगारी की। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो आर्थिक चरम पर है और इस समय भारत में बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं में एक तरह से हताशा नजर आ रही है। इसी के लिए हमारे साथ 3 लोग मौजूद हैं। आइए आपसे उनका परिचय कराते हैं। मेरे बराबर में बैठे हैं डॉक्टर वीरपाल जी, जो कि पूर्व में अर्थशास्त्री रह चुके हैं, कृषि अर्थशास्त्री। उसके बाद हमारे साथ हैं जयकरण करहाना जी, जो कि कांग्रेस से हैं, और उसी के बगल में हमारे साथ बैठी हैं रंजना चौधरी जी, जो कि आम आदमी पार्टी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है तीनों को। सबसे पहले मेरा सवाल होगा वीरपाल जी से। सर, जैसे कि बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, कोरोना महामारी में हाल ये था कि जीडीपी अगर जून की तिमाही की बात करूं, अप्रैल और जून तिमाही की, तो उसमें बहुत डाउन हो गई थी। हालांकि ये -23 में पहुंच गई थी। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो सर्वविदित ही है, सभी जानते हैं कि भाई ये ऐसी महामारी थी, पूरा इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड हिल गया। सारे सिस्टम जब ठप हो गए और जो आपके पास जमा जो को तो उसी को खा रहे हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो जीडीपी तो डाउन होगी इसमें तो कोई शक नहीं। और रोजगार भी सभी लोगों के चले गए थे, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन अब मैं कहना चाहूँगा कि दोबारा से लगभग 75-80% लोग दोबारा से अपने रोजगार पे, अपने काम पे, अपने फैक्ट्री में या अपनी दुकान पे लौट आए हैं। दोबारा सभी लगभग धीरे धीरे सब आ चुके हैं और सभी का अपना रोजगार उसी स्पीड पे आने वाला है। उसी स्पीड पे तो आ नहीं, लेकिन अभी महीना 2 महीने के अंदर पहले वाली स्पीड पे आ जाएगा। जून की अगर हम बात करें तो जैसे कि सारा कुछ अनलॉक होना शुरू हुआ था जुलाई के स्टार्टिंग में जाकर, तब थोड़ा सा रोजगार का एक अवसर लोगों को कम था, मतलब बेरोजगारी कम थी। लेकिन अगस्त आते आते बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर मैं बात करूं जुलाई की, तो वो 7 के आसपास थी, 7.5 के, और अगस्त में अगर बात की जाए तो पूरे 8% के आसपास बेरोजगारी बढ़ गई। अगर मैं बात करूं उससे पहले अप्रैल की, अगर बात की जाए जनवरी की या उसके पहले दिसंबर 2019 की, तो उस टाइम भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। लेकिन कोरोना महामारी में हालांकि बेरोजगारी बढ़ी है बहुत ज्यादा, वो तो पूरे एक ग्लोबल पूरे एक संसार में बढ़ी है। लेकिन भारत में क्या सरकार के पास कोई उपाय है जो इससे बाहर निकल पाए? क्योंकि एक सरकार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, बताइए। हाँ, देखिए, बहुत बड़ा अच्छा बात बताई, पूछिए आपने, तो बहुत अच्छी बात है। देखो, हमारे देश में लगभग 6.34 करोड़ 6.34 करोड़ MSME हैं जी। इससे पहले की MSME की बात बताऊं, हमारे देश में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है कृषि जी, एग्रीकल्चर, जिसमें आज भी लगभग 55% लोग अपनी जीविका कमा रहे हैं। और उसके बाद लगभग 40% रोजगार देने वाला क्षेत्र है MSME, जिसमें जो कि हमारे देश में आज 6.34 करोड़ MSME काम कर रही कार्यरत हैं, और उसमें 11.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है। और जयकरण करहाना जी, सीधा आपके पास आपकी ओर करना चाहेंगे, आप कांग्रेस से हैं, तो ये बताइए सर, जैसा कि रोजगार को लेकर के बहुत ज्यादा युवाओं में एक हताशा नजर आ रही है। हर युवा, चाहे वो बिहार का हो या यूपी का, चाहे पंजाब का हो या हरियाणा का, हर आदमी एक रोजगार के लिए परेशान है। तो रोजगार सेक्टर घटते जा रहे हैं, छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं, असंगठित क्षेत्र लगभग खत्म होने की कगार पे है। तो सरकार का जो रवैया इस समय है, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखो, मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वर्तमान में जो सरकार है, मोदी सरकार की जो गलत नीतियां थी जी, 2016 के अंदर नोटबंदी करना और जो गलत तरीके से GST का लागू करना, ये कहीं न कहीं हमारे देश का युवा उनकी नौकरी छीनने का काम किया है जी। गलत नोटबंदी, और मैं बताना चाहता हूं कि IMF और वर्ल्ड बैंक को खुश करने के लिए जो सरकार हमारे आंकड़े देती है, जिस प्रकार से पिछले 70 सालों की सरकार में 2014 तक देश के अंदर 53 लाख करोड़ रुपया कर्जा होता था, आज 6 साल में 38 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया गया है। क्यों? अपने IMF और वर्ल्ड बैंक को खुश करने के लिए ये सरकार जो आंकड़े निकालती है। जिस प्रकार से सरकार ने वर्ल्ड बैंक को खुश करने, क्योंकि उनसे कर्जा लेते हैं गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, संसद पार्लियामेंट के अंदर किसान बिल का पास करवाना,
जिस प्रकार से अर्थशास्त्री जी ने बताया, श्री वीरपाल डॉक्टर जी ने, कि हमारे देश का 55% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ा हुआ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो बिल है, ये 55% जो बताए हैं डॉक्टर साहब ने, वो एकदम धड़ाम नीचे आएगा। आज देश, सुनिए मैं बताता हूँ आपको थोड़ा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक सर्वे किया था जिसमें साफ साफ बताया गया था कि भारत में साल 2020 में बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ये अगस्त माह में 8.35% थी, और अगर जुलाई महीने की बात की जाए तो बेरोजगारी कम थी। हालांकि जैसे जैसे अनलॉक बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर युवा के पास समस्या है तो बेरोजगारी की। हर साल कई लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं और उसके बाद कितने बच्चों को रोजगार मिल पाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है जो पिछले 70 साल से भी बनी हुई थी और आज भी जस की तस बनी हुई है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा था जिस प्रकार से प्रधानमंत्री देश के मुखिया ने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे जी। 2 चीजें मैंने आपको बताई, नोटबंदी और जीएसटी, और जो तीसरा लॉकडाउन की वजह से जो असंगठित क्षेत्र के ऊपर मार पड़ी है। 2019 तक देश के अंदर 8 करोड़ युवा बेरोजगार घूम रहा था देश का, लेकिन जो लॉकडाउन गलत तरीके से लॉकडाउन को लागू करना, ये देश की कमर तोड़ के काम करके देश के अंदर 14 करोड़ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं देश के अंदर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 साल पहले रेलवे के फार्म भरे जाते हैं, 90,000 वैकेंसी होती है, देश का लगभग 2.5 से 3 करोड़ युवा फार्म भरता है। आज दिल्ली पुलिस की 5,500 वैकेंसी। रोहित जी सुनिए, नेताओं को बार बार ट्वीट कर रहे हैं, चाहे वो बिहार के हुआ हो या यूपी के, वो यही पूछ रहे हैं कि आखिर जो रेलवे के फॉर्म आपने निकाले थे, जो रेलवे की नौकरी आपने निकाली थी, कब उसका एग्जाम कराएंगे? तो उसके बाद सरकार ने शायद दिसंबर के लिए उसको निर्धारित किया है कि दिसंबर तक आपके एग्जाम करा दिए जाएंगे। युवा इतना ज्यादा बेरोजगार है। मैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन में बताना चाहूंगा, रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं जी। एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन एनटीपीसी की मैं बात कर रहा हूं, अभी वो दूसरा एग्जाम चल रहा है। एनटीपीसी की अगर बात करी जाए तो वो दिसंबर तक होने की उम्मीद है। अभी कुछ कंफर्मेशन उसकी नहीं मिल पाई है कोई किसी भी विभाग की तरफ से। और उसके बाद अगर बात की जाए तो जैसे जैसे अब सारे क्षेत्रों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, क्या कहीं ना कहीं युवाओं पर इसकी मार पड़ेगी रोहित जी? सर क्यों नहीं पड़ेगी युवाओं के ऊपर जी? देखो, जब किसी चीज का निजीकरण नहीं होता तो उसमें जितने कर्मचारी होते हैं स्थायी होते हैं। जैसे निजीकरण होता है तो 51% जो हिस्सा होता है वो सरकार के पास चला जाता है, 49% जो हिस्सा है वो कंपनी के पास चला जाता है जी। लेकिन आप देखना, आज 51% में भी आप कितनी वैकेंसी निकली, मैं बताना चाहता हूं आपको जानकारी के तहत। आज से 4 से 6-7 साल पहले जो वैकेंसी निकलती थी एसएससी डिपार्टमेंट में 30 से 40,000 तक निकलती, आज मात्र 8 से 10,000 वैकेंसियां लगी। बीच में आपको रोकना चाहूंगी मैं, जैसा कि एक मिनट अभी आपके पास आएंगे, 1 मिनट मैडम आपके पास आएंगे, आप ही के पास आ रहे हैं। क्या नाम ये बताइए? इस प्रकार से हिंदुस्तान के एक जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या लाल बहादुर शास्त्री जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी जी हो, इन प्रधानमंत्रियों जिस प्रकार से एक ढांचा तैयार किया देश के अंदर, एक पीएसयू को तैयार किया, आज एक करके जो निकम्मी सरकार है देश के अंदर बैठी हुई, उन सरकारों ने एक करके सारी चीजों को बेच दिया। जयकरण जी, बात ये है अगर असंगठित क्षेत्र ऐसे घटता जाएगा, एक तरह से खत्म हो जाएगा, तो लोग रोजगारी बिल्कुल खत्म हो सकती है, शायद ऐसा हो जाए। अब आपके पास आना चाहेंगे रंजना जी, आपका क्या कहना है जिस तरह से युवा बेरोजगार हैं और इस टाइम रोजगार के लिए बहुत परेशान हैं, सेक्टर खुले नहीं है, दूसरी तरफ कोरोना महामारी। हालांकि कोरोना महामारी में सरकार ने इसको रोकने के लिए सारी व्यवस्था की थी। सर, कोरोना महामारी की बात आती कहां से है मैं ये नहीं समझ पाती। सरकार चंदा वसूली तो करती है, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने चंदा वसूली नहीं की थी देश से? पीएम योजना में सब लोग अपना, पीएम केयर फंड में सब लोग अपना योगदान डालिए। पीएम केयर फंड में सब लोग, वर्ल्ड बैंक से भी उधार लिया गया, जिस तरह हमारे भाई ने बताया अभी, सारे पैसे 20 करोड़ का पैसा भी हमारे युवाओं को, हमारे हर सेक्टर को दिया गया। फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बेरोजगारी आई कहाँ से जी? तो ये सब दिखाने, कहते हैं ना, खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और। जी, बेरोजगारी यहाँ से आई है क्योंकि जितने भी लघु उद्योग की फैक्ट्रियाँ थी, छोटे धंधे करने वाली फैक्ट्री थी, चाहे वो किसी भी लेवल की फैक्ट्री हो, जो सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी थी वो ऑटोमोबाइल्स में आई है सबसे ज्यादा। अगर हम बात की जाए जो सबसे ज्यादा, जो मैं 1 मिनट बोलूँ जी, बताइए, बोलिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे जो रियल एस्टेट का काम है, सबसे ज्यादा धंधा रियल एस्टेट देता है। आज उस मैं मैडम को बताना चाहता हूँ कि श्री अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली के अंदर सरकार है, चाहे तो कहीं ना कहीं इनका भी बनता दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से केंद्र सरकार से 23% ज्यादा बेरोजगारी, मैडम 23%, जितनी केंद्र में बेरोजगारी है उससे 23% ज्यादा दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर देखो, हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा
मेरी आने वाली पीढ़ी शिक्षा ले सके, शिक्षा यदि आप दे दोगे तो शिक्षा मिलने से अपना पेट भरेगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर 26,000 अध्यापकों के रिक्त स्थान पड़े हैं। क्या जवाब है केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के सदस्यों के पास? अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हमें ऐसे ही ट्रम्प जी के साथ लेकिन आप बताओ दिल्ली के अंदर 26,000 स्कूलों का आकर निर्वेक्षण करती हैं और यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम मिलेगा। मैं जरा वीरपाल जी के पास जाना चाहूंगा। वीरपाल जी, जैसा कि अगर बात की जाए जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, कोरोना के टाइम में अगर बात की जाए ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी कम थी हालांकि, लेकिन शहरी इलाकों में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आलम ये था कि 9.5 से भी ऊपर फीसदी, मतलब 10 में से एक आदमी, हर 10वां आदमी बेरोजगार था शहर के अंदर, और गांव में ये आलम कम था। ऐसा क्यों? अरे जब लॉकडाउन था, बंद था, तो सभी आदमी अंदर बंद थे, कोई निकल नहीं पा रहा था, वो लॉकडाउन था। लेकिन अच्छा, लॉकडाउन आपको पता है, बताऊं लॉकडाउन की बातें कर रहे थे मेरे भाई के, लॉकडाउन क्यों आया, कहां लॉकडाउन तक माना है सर, लॉकडाउन से पहले के रोजगार थी, मैंने आपको बताया लॉकडाउन से पहले 8 करोड़ से भारत बचा है, एक अमेरिका की स्टडी कह रही है लॉकडाउन से भारत बचा है, अदरवाइज कैसे होता? ये बिल्कुल गलत कह रही है, अमेरिका स्टडी कह रही है। एक करके हाँ बोलिए। 2014 के अंदर लॉकडाउन का जो तरीका था ना वो सबसे अच्छा था, क्योंकि अदरवाइज हमारे यहाँ बहुत लोगों की डेथ होती। देखो बहुत हाई लेवल सरकार ने बेसमझी के साथ बगैर तैयारी के लॉकडाउन लगाया। नहीं बिल्कुल आज की तारीख में सुनिए, इंडिया का नंबर सुपर पावर में 14 नंबर आ गया, जबकि नंबर ही नहीं था। इंडिया का तभी आ गया वो। ये जो कह रहे हैं मोदी साहब ने, मोदी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन आप देखो मजदूरों को लाइनों में लगा के युवाओं को 2 कुछ उसका नंबर 2 का काम करता है। क्यों रहे हैं? आपको सब लोग देख रहे हैं। आपको सब बोलिए ना, जो आदमी ईमानदारी में काम कर रहा था, जो आदमी ईमानदारी में काम कर रहा था, तो वो रोजगार है कहाँ? और दिल्ली सरकार में नंबर 2 में काम कर रहा था, वैसा नहीं में फर्क पड़ा। इसी कोरोना महामारी के समय रोजगार नंबर 2 में काम कर रहा था, अदरवाइज नंबर 1 में काम कोई फर्क नहीं पड़ा कि अभी। जयकरण जी रुकिए, बिरबल जी। हाँ रंजना जी आप बोलिए। जैसे कि आप जानते हैं ये लॉकडाउन पहली बार नहीं लगा है सर, साफ शब्दों में समझाना चाहूंगी, ये लॉकडाउन तीसरी बार लगा है। पहला लॉकडाउन मजदूरों को मजबूर किया गया नोटबंदी के नाम पर सुसाइड करने के लिए। दूसरा लॉकडाउन तब लगता है जब आप नया जीएसटी का फॉर्मूला उन गिने चुने मजदूरों पर लाते हैं जो 100 रुपए की दिहाड़ी कमाते हैं और उसे जीएसटी पे करके बिना रंजना जी मैं आपसे बताना चाहूंगा, जीएसटी का जो सबसे पहले प्रपोजल रखा था वो कांग्रेस ने ही रखा था। बिल्कुल। तो मैं इनसे भी पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपने ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था पा ली थी, कौन सा ऐसा जीडीपी बहुत ऊपर कर लिया था कि आपने जीएसटी और नोटबंदी जैसे ये किए। आपको अंदाजा होना चाहिए कि हमारा कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप्ड से बहुत ऊपर नहीं गया है। ये एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है अमेरिका और आगे दूसरे कंट्रियों की तरह। तो आप जीएसटी जब लाते हैं तो पहले अपनी व्यवस्था को देख लीजिए। जयकरण जी सीधा आप ये बताइए, अगर इन्होंने जैसे जीएसटी की भी बात करी, क्योंकि बेरोजगारी जीएसटी से भी बहुत ज्यादा बढ़ी थी और उसके पहले जब नोटबंदी हुई थी उस समय भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी। आपसे सीधा ये बताइए कि जब कांग्रेस ने प्रपोजल रखा था कि हम जब हमारी सरकार पूर्ण सत्ता में रहेगी, पूर्ण बहुमत में आएगी तो हम जीएसटी लेकर आएंगे जिससे व्यापारी वर्ग को काफी कुछ फायदा मिलेगा, तो ये क्या था ये प्रपोजल? अब मैं बताना चाहता हूँ, ऊपर जो चाचा की सरकार बैठी है, नीचे भतीजे की सरकार बैठी है। दोनों सरकार जिस प्रकार से एक एक करके जनता को ठग रही है जी, नौकरी के नाम पे कुछ नहीं। जीएसटी की बताना चाहता हूँ, कांग्रेस उस टाइम पे 12 से 18% जीएसटी लाने वाली थी, लेकिन उन्होंने 28% तक टैक्स लगाया। वो कहने के लोगों के कमर तोड़ने का काम किया। क्या पहले 2014 के बाद बनी है मैडम? क्या दिल्ली 2014 के बाद बनी है? क्या 2014 से पहले दिल्ली नहीं थी? दिल्ली के अंदर कितनी डीटीसी की बसें हो, जितने स्कूल कॉलेज अस्पताल जितने बनाए कांग्रेस के द्वारा बनाए गए, आपने क्या किया दिल्ली में? कितने लोगों को रोजगार दिया बताओ? कांग्रेस के द्वारा बनाए गए हमारा
जीडीपी इतना डाउन ही नहीं। अगर हमारी बैकबोन इतनी मजबूत होती सर तो 2004 में बीजेपी और आम आदमी ने मिलके इतनी अर्थव्यवस्था। अरे रुकिए ना, आपको बात करते हैं ना वीरपाल जी से, एक मिनट रुकिए, आप रुकिए। वीरपाल जी ये बताइए, जैसा कि आरोप पे आरोप लगते जाते हैं अक्सर सरकार पे बेरोजगार को लेकर के, तो इसका कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ पा रही सरकार? सॉल्यूशन ढूंढ पा रही है। देखो मैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एमएसएमई इतना बड़ा सेक्टर है जो सबसे एग्रीकल्चर के बाद दूसरे लोगों को सबसे अधिक रोजगार दे रहा है। ठीक है, बाकी जितने भी आप ये देख लीजिए, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप दिल्ली में देखिए। सर अगर कोरोना से पहले की मैं बात करूँ ना, तब भी 5.5 के आसपास ही थी हमारी विकास दर सर। अरे ये मत भूलिए ना, 20 करोड़ रुपए बांटे तो गए, 5.5 से बढ़ के 4.5 के आसपास 20 करोड़ रुपए बांटे तो गए, लेकिन वो 20 करोड़ गए कहाँ? अरे क्यों नहीं? केजरीवाल की ले लीजिए आप, केजरीवाल की सारी बात ले लीजिए आप, केजरीवाल ने किया। अरे सर केजरीवाल खाली खबर में है ना, सारी चीजें दिखाया, हर चीज दिखाया, सारा कहता कुछ है, रोज कहता मैं पोल्यूशन करूंगा, कोई भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। जिस मुद्दे की बात कीजिए ना, किसी भी बात अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ऐसे ही रोल मॉडल नहीं माना गया है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ऐसे ही रोल मॉडल, अरे बीजेपी सरकार को क्यों नहीं माना गया? एक मिनट सुनोगे? एक मिनट मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया में होती है, बीजेपी सरकार ने सबको बढ़ा के लेके चलना है। देशों में अपने शहरों में अपने गाँव में ऐसा नहीं है कोई भी, रोजगार को भी देखना है। इतनी बेरोजगारी, मैं पूछना चाहती हूँ, इतनी बेरोजगारी के बाद मोदी जी ने अपने लिए प्राइवेट प्लेन खरीदा है? मुझे सीधा सा जवाब दीजिए। केजरीवाल केजरीवाल कहता था मुझे ना गाड़ी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, ना बुक चाहिए। केजरीवाल को ना सिक्योरिटी पहले वैसे खाता था। सर हवाई जहाज की अब सुविधा नहीं रही है हमारे युवाओं को। ये मोदी केजरीवाल की मदारी है, इन दोनों को झूठ बोलने की बीमारी है। बीमारी इतनी जबरदस्त है, बिल्कुल इनका इलाज करना कहीं मोदी साहब का लगे। आप दोनों के आपके पहले क्या मोदी पहले फॉरेन पॉलिसी में क्या देश में कितनी रेस्पेक्ट आपके कंट्री की कितनी रेस्पेक्ट है? पहले वो रेस्पेक्ट थी, आपको कौन पूछ रहा था? कोई नहीं पूछ रहा था। आज आपकी सारी जगह पूछ रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आपको हमें 2 मिनट मांग रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हम आपके मिनट में नहीं बोल रहे थे। बोलने दो, आने से पहले आप अपनी तरक्की बता दीजिए। मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी सर, एक एक करके बोलिए जब मैं बोल रहा हूँ। रुकिए सर, कोई मत बोलना, पहले मैं वीरपाल जी से बात करना चाहता हूँ। हाँ, सबसे अब फिर से हम एक बार वीरपाल जी के पास आना चाहेंगे। डॉक्टर वीरपाल, आप ये बताइए डॉक्टर साहब कि जो युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या उसके लिए आपकी सरकार के पास कोई पॉलिसी है? देखो जल्दी से बताइए। हाँ, आपको जैसे कि आपको मालूम है जी, अभी कितने प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं ताकि हम स्किल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, स्किल डेवलपमेंट भी एक रोजगार का तरीका है। दूसरे जितनी भी एमएसएमई वगैरह हैं उनको आप पैकेज दे रहे हैं ताकि उनमें रोजगार के अवसर बढ़े और उनको रोजगार ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, वो भी एक डेवलपमेंट का तरीका है। ये जितने भी आप हमारे दिल्ली में या आप दूसरी भी जगह रेडी पटरी वाले बेचारे खड़े थे, सबको 10-10 लाख रुपए, सॉरी 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं ताकि वो अपना रोजगार खड़ा कर सके, वो भी एक रोजगार का तरीका है। बाकी जितने भी और जो भी तरीका है, जो भी अपना रोजगार को चलाने के लिए, अपने काम को करने के लिए कोई भी किसी तरह की फैसिलिटी चाहता है तो उसको तुरंत मिल रही है, तो वो भी एक रोजगार डेवलपमेंट करने का तरीका है। जयकरण कराना जी, अब आपके पास आना चाहेंगे, जल्दी से बताइए जो इन्होंने कहा, क्या इस सबसे रोजगार मिल पाएगा आपको लगता है? देखो 2014 के अंदर जिस प्रकार से सरकार बनती है, लोगों के अंदर अपेक्षा होती है जी, और ये जो बेजुबान पार्टी जिसको बोलते हैं बीजेपी, जुमला लेके आई, मेक इन इंडिया चलाया, मेड इन इंडिया में चलाया, स्किल इंडिया चलाया, तरह तरह के इन्होंने प्रोपेगेंडा चला के लोगों को बरगलाती रही कि इससे रोजगार मिलेगा, इससे मिलेगा, लेकिन 6 साल हो चुके हैं। 3-4 महीने पहले लेके आते हैं आत्मनिर्भरता, नया शब्द निकाल के लाते हैं आत्मनिर्भर भारत जी। क्या इससे पहले हम आत्मनिर्भर नहीं थे जी? ये नई नई चीजें लोगों को बरगलाने का काम है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना के अंदर घोल मिल के इनको लोगों को रखना है जी। हिंदू मुस्लिम की डिबेट करा लो, हिंदू भारत पाकिस्तान के उनसे ऊपर बुलवा लो, सिर्फ ये धर्म की राजनीति के ऊपर लेकर विकास का मुद्दा नहीं होता है, नहीं कर सकते। मैं लिख के दे रहा हूँ यदि आपकी सरकार ने पिछले 6 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया हो, 6 सालों में हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था कांग्रेस पार्टी। सुनिए वीरपाल जी, जैसे इन्होंने अभी कहा है आत्मनिर्भर भारत, हाँ इन्होंने अभी बोला है कि आत्मनिर्भर भारत, ये बीजेपी का स्लोगन है। इसके पहले भी बीजेपी कई सारे स्लोगन लेके आई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आत्मनिर्भर भारत, बढ़ेगा शिक्षा, मतलब
बहुत सारे स्लोगन लेकर के आई है, कितने स्लोगन पे अभी तक जमीनी रूप में काम हुआ है सर? देखो मैं बताता हूँ जी, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान भी जरूरी है। बिल्कुल किसान, लेकिन सर किसानों का कितना साथ दिया है ये तो बताइए ना। मेरी आगे तो बात सुनो। हाँ सुनाइए। एपीएमसी में किसान को फ्री किया है। आप अपने दोनों जगह अपनी प्रोड्यूस पे बेच सकते हैं, एपीएमसी के थ्रू बेच सकते हैं, बाहर भी बेच सकती है अपने स्टेट के बाहर में। ये भी देख किसान को बढ़ावा ही है, बिल्कुल फ्री किया है सर। रोजगार मतलब फिर रोजगार आप अपनी सुनिए। 70 साल में 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया? यदि कांग्रेस कुछ करती तो क्यों से अपनी जमीनी तलाश नहीं बढ़ती? उन लोगों के पास कांग्रेस ने तो कुछ बढ़िया बीजेपी और इनके भक्तों के पास 70 साल गांधी नेहरू के अलावा कुछ नहीं है। किसान मिलकर ऊपर बात कर रहे हैं, तो इनकी छोटी सी एमएसपी की बात को क्यों नहीं माना जा रहा? क्या वो विकास में सहयोग नहीं देगी? किसानों के लिए किसान रोड पर क्यों है? आज किसान रोड पर क्यों है? जिस वजह किसान को खेत में होना चाहिए ताकि किसान का अपलिफ्टमेंट मतलब उसकी पैदावार बढ़े। हमारा देश किसान को तो देश बता दीजिए किसान को अगर इतना अच्छा काम हो रहा है किसानों के हित में, तो फिर किसान सड़क पर क्यों है? ये बिचौलिया लोग कर रहे हैं, जिनकी बिचौलिया लोग खत्म हो रहे हैं। अच्छा, किसान को इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है, किसान को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। नहीं देखा जा रहा। अभी मैं बोलिए कोई भाई मैं बोलने दूंगा पहले बता दीजिए ना। अब बता दीजिए आप बोलिए। एक मिनट कराना जी। मैं पूछ रहा था हिंदुस्तान का किसान। आप कौन मुझे पूछेंगे नहीं तो तुम पूछना भाई बिल्कुल शांत रहिए। रुकिए सर। देखो किसान, यदि हमारा देश का किसान खुशहाल है ना तो इसका मतलब सब खुशहाल है। जब किसान खुशहाल होगा तो बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, फिर इंडस्ट्री लगेगी, फिर बड़ी इंडस्ट्री लगेगी, फिर होलसेलर्स आएंगे, फिर रिटेलर्स आएंगे, फिर कस्टमर्स आएंगे और किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, सबको रोजगार। बीरबल जी रुकिए। हाँ बोलिए कराना जी बोलिए। ये सरकार किसानों की बात करती है, मैं कहना चाहता हूँ अंबानी अडानी जी को खुश करने के लिए कृषि बिल लेकर आई। अरे पूरे कोरोना काल में सरकार कह रही है कि हमें एमएसपी के जो दाम है इतना दाम के अंदर उसको कानून जो बिल बनाया उसके अंदर लागू कराइए, लेकिन सरकार एमएसपी को लागू नहीं करी उसके अंदर। अंबानी का विकास हुआ है। रंजना जी उसमें अब आपके पास आना चाहिए। रुकिए सर, रंजना जी आपके पास आना चाहेंगे। जैसे अभी आप लोग बोल रहे थे अंबानी और अडानी जी, लेकिन सरकार तो रंजना जी बार बार एक ही बात कह रही है कि ये बिल जो कानून हमने बनाया है वो किसानों के हित में है। तो किसानों को अपना हित समझ में आ रहा है। उनकी एमएसपी की एक छोटी सी मांग है। मैं कहती हूँ उन्हें मौत के मुंह में क्यों ढकेला जा रहा है? उनकी ऐसी कौन सी नाजायज मांग है? अरे 2018 में सर 2018 को पीछे छोड़ दीजिए। अभी फिलहाल उनकी जो मांग है उनको खेतों में होना चाहिए था, वो आज सड़क पे है। आपने अडानी अंबानी को तो 10वें नंबर से एक पहले नंबर पे पहुंचा दिया इस कोरोना काल में। 32वें नंबर से 38 नंबर पे था। बिल्कुल 38 आपने उसे पहले नंबर पे बिठा दिया। मैं कहती हूँ उनके लिए कोरोना काल नहीं था, किसानों को रोड पे ला दिया, उन्हें विदेश पहुंचा दिया। बीरबल जी इसका जवाब देंगे। बीरबल जी जवाब दीजिए। सुनिए मैं बताता हूँ कि 2018 में केंद्र ने किसानों को 1840 रुपए गेहूं की एमएसपी दी थी। केजरीवाल कहता हम अपने दिल्ली के किसानों को अलग से एमएसपी देंगे। वो कैसे देंगे? मुझे वो तो खैर ज्यादा लंबा कह रहा। देखो वो चाचा वो भतीजा है। मैं बताता नहीं ये गलत बात है। कांग्रेस का बाप है फिर तो कांग्रेस ने 60 साल राज किया। कांग्रेस के बताइए डेवलपमेंट कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस की साथ बीत हुए हुई है। कांग्रेस ने तो देश को नीचे कहा। कांग्रेस ने एक परिवार को बढ़ा, एक परिवार बढ़ा, कोई नहीं बढ़ा। कांग्रेस लोग बढ़ते बढ़ाए सब सामने आप केजरीवाल ने कहा 816 रुपए गेहूं का अधिक देंगे, 867 रुपए गेहूं का अधिक धान का अधिक देंगे। दिल्ली का बजट पेश हुआ उसमें 100 करोड़ रुपए एरियर देने की कहा किसानों को, एमएसपी बढ़ा गए। ठीक है अब 107 7.5 करोड़ रुपए किसानों को बिजली के ऊपर देने के लिए कहा, लेकिन वे 100 करोड़ रुपए भी खा गए और 7.5 करोड़ रुपए भी खा गए। कहाँ है? ठीक है कोई सी जवाब दीजिए इसका। केजरीवाल सारे पैसे खा गए। बताइए केजरीवाल ने कहा में पैसे किसान सड़कों में किसान ने एमएसपी कहाँ मारी? अरे कहाँ मारी एमएसपी? बाकी राज्यों को तो दी भी गई थी। मैं पूछना चाहती हूँ बाकी राज्यों को जो मदद राशि दी गई थी पीएम सरकार से, उसका क्या घोटाला कर दिया ये तो बताइए पहले। तो मैं बताना चाहता हूँ। हाँ जयकरण जी बोलिए। एक मिनट समय सर, मेरे को 60 सेकंड चाहिए, मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है जल्दी जल्दी से। मैं बताना चाहता हूँ कि 3 साल पहले एमएसपी का रोना रो रही है बीजेपी के लोग यहाँ पर बैठ के। एक मूंग की दाल का 7200 रुपए एमएसपी निकाला था, लेकिन वो सरकार जो मंडी के अंदर जो धान वो जो दाल बिकी ना वो सर 4400 रुपए प्रति क्विंटल
किसान को 2800 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान उठाना पड़ा। क्या एमएसपी है? ये केजरीवाल है, ये तू डाल मैं पात दोनों के दोनों रंगे मिलों की सरकार है। वो बोलना चाहता हूँ, ऊपर चाचा नीचे भतीजा, दोनों ने कुछ नहीं किया देश के युवाओं के लिए। यदि कुछ कांग्रेस पार्टी थी, वीरपाल डॉक्टर जी, आप शामली के अंदर आपके हजारों युवाओं को पकड़ के दिल्ली के अंदर नौकरियां दी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एनडीएमसी हो, सीपीडब्ल्यूडी हो, या डीटीसी हो, दिल्ली पुलिस हो, या हिंदुस्तान की आर्मी हो, जितनी ये फौज खड़ी करी है पूरी कांग्रेस की खड़ी हुई है। आप लोगों ने क्या खड़ा किया है? आप लोग जवाब दे कि आपने रोजगार के मुद्दे पे हिंदुस्तान के अंदर पिछले 6 सालों में कितने रोजगार, कितने लोगों को सिर्फ एक परिवार खड़ा करा, अपना परिवार बढ़ा, लोगों के पास कुछ नहीं किया। नेहरू गांधी, एक परिवार, आपके पास नेहरू गांधी के अलावा और 70 सालों के जो घड़ियालू बहाने के बीजेपी का नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। बीजेपी में नारा, हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा तुमने दिया ना। बापू चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर, किस प्रकार से बहन बेटियों को उठा के उनके साथ बलात्कार करते हैं, और ये सरकार उनके साथ में गंगा यात्रा निकालती है। इस तरह की बलात्कारी पार्टी को मिल रहा है, जो ऐसा कर रहा है मारी दीदी एक करके बोलता यहाँ तक भी क्या। ठीक है, वीरपाल जी रुकिए, रंजना जी के पास चलते हैं जल्दी से, फिर टाइम ओवर होने वाला है। सर इतने नारे बेटी बचाओ, रंजना जी पहले सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए रंजना जी। कोरोना में दिल्ली की भी अगर हम बात की जाए, इतने लोगों का रोजगार गया है यहाँ से अभी तक। जो रोड पर रेलवे और पटरी की अगर मैं बात करूँ, पटरी पे जो रोड साइड में वो जो रेडी लगती है, इंक्रोचमेंट की अगर बात की जाए, उन रेडी को लेकर के अभी तक दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं कुछ किया? अभी भी उनसे पैसे की वसूली की जाती है कई रेडी वालों से। ऐसा क्या है? ऐसा बताइए रंजना जी, जवाब दीजिए। सर जहां आप पैसे वसूली की बात करते हैं जी, तो ये केंद्र सरकार के अंदर है जो दिल्ली पुलिस पैसा वसूली करती है। ये केंद्र सरकार के अंदर है जो हर एक थाने में आप बैठ के देखिए कि वहाँ बैठ के पैसा उगाही की जाती है। तो आप केंद्र से पूछिए कि उन्होंने इसे जो प्रशासन को रखा है, पुलिस को, आखिर किस कारण से रखा है? जी हाँ, जवाब दीजिए। गलत है, तुमने देखा है? जवाब दीजिए। हाँ, देखो, जब कोई बात होती है, अपराध होता है महिला के साथ, कहते हैं दिल्ली पुलिस के केंद्र के अंडर में है, बीजेपी के अंडर में। रेडी वालों की बात की केंद्र के, आप किस लिए बैठे हो? आप किस लिए बैठे हो? झुंझुना बताने के लिए बैठे हो क्या? आप कुत्ते के ऊपर कुत्ता डालने का काम करती है पूरी आम आदमी पार्टी। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आपने कहा था मैं दिल्ली का मालिक हूँ, केजरीवाल जी ने कहा था मैं दिल्ली का मालिक हूँ। हम दिल्ली के मालिक से पूछना चाहते हैं कि जो आपसे वाजिब सवाल किए जाते हैं कि जो रेडी पटरी वाले हैं उनको जो परमानेंट जो लाइसेंस देने थे, वो लाइसेंस देने का काम क्यों नहीं किया? जो अपराध दिल्ली में होते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आपको अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। और तो दिल्ली के अंदर 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसके लिए जितने भी आप दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार में जितने पद खाली पड़े हैं, मैडम डीटीसी हो, लीगल बोर्ड हो, या फिर सरकार के एक वर्ग देखिए वीरपाल जी, बातें तो हर सरकार करती है जब तक सत्ता में आती है। सत्ता में आने से पहले सब कहते हैं हम विकास करेंगे, रोजगार देंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता की कुर्सी मिलती है तो सारा चूर हो जाता है।